हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है अजीत बीएससी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपका बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर जियोलॉजी थ्योरी पेपर का जो आपका सिलेबस चल रहा था, उसमें मैंने यूनिट 5 स्टार्ट की थी। और क्या स्टार्ट किया था? डाइजेशन स्टार्ट किया था, यानी कि पाचन स्टार्ट किया था। पाचन में हमने क्या क्या पढ़ लिया है? पाचन में हमने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लिया है, यानी कि जो पाचन होता है वो किस प्रकार से स्टार्ट होता है, उसमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, वो मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। और हिस्टोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ ही साथ हमने एमसीक्यू भी बता दिए हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में एमसीक्यू पूछे जाते हैं, एमसीक्यू पूछे जाएंगे, तो इसीलिए मैंने एमसीक्यू भी बना दिया है। ठीक है, उसी में ही ऐड कर दिया है। और अब मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसके साथ साथ वीडियो के लास्ट में एमसीक्यू बता देता हूँ, ताकि आपकी जो रिवीजन है वो अच्छी तरह से हो सके। ओके, तो आज की वीडियो में हम आपको क्या बताने जा रहे हैं? देखिए, हमने एसोसिएटेड ग्लैंड जो होती हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि हमारा जो फूड होता है, जो भोजन होता है उसे हम किस प्रकार से पाचित करते हैं, किस प्रकार से पचाते हैं, वो प्रोसेस यानी वो प्रक्रिया आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हेडिंग हो जाती है। और इसके साथ ही साथ में आपको लास्ट में एमसीक्यू बता देंगे, ताकि आपका रिवीजन जो है और आपकी जो तैयारी है वो टॉप लेवल में हो जाए। और फिर आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो अवशोषण होता है, जो खाने से हमें जो भी पोषक पदार्थ मिलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स का मतलब होता है खनिज लवण, और विटामिन जो होते हैं वो किस प्रकार से हम अवशोषित करते हैं अपनी कोशिका के अंदर, उसके बारे में भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपको टॉपिक पता होना चाहिए। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम अपने जो भी फूड को खाते हैं, जो भी भोजन को खा रहे हैं, उसे हम किस प्रकार से पचाते हैं, उस प्रोसेस को आज हम समझने वाले हैं। यानी मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस के द्वारा हम भोजन को डाइजेस्ट करते हैं, यानी डाइजेशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और अच्छी तरह से आपको बिल्कुल हिंदी में समझाते हैं। अब यहाँ पर हमने देखिए हेडिंग को लगा लिया है, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि हम भोजन को किस प्रकार से पचाते हैं। मैकेनिकल को हम हिंदी में यांत्रिक कहते हैं, मैंने लिख दिया है यहाँ पर, मैं आपको बता दूंगा। मैकेनिकल को हम हिंदी में यांत्रिक बोलते हैं, और केमिकल को हम क्या बोल देते हैं? रासायनिक बोल देते हैं। डाइजेशन को हम पाचन बोलते हैं, और फूड को हम क्या बोलते हैं? भोजन बोलते हैं। यानी कि हम अपने भोजन को यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल और केमिकल का मतलब होता है रासायनिक विधि के द्वारा हम पचाते हैं। तो इसे हम कहना चाहें तो आप कह सकते हो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, यानी कि हम अपने पाचन को किस प्रकार से कंप्लीट करते हैं, पाचन की कार्यकी क्या होती है, किस प्रकार से पाचन होता है, तो इसे हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो जब हम देखते हैं तो किस प्रकार से भोजन को पचाते हैं। देखिए, शरीर में भोजन का पाचन जो होता है, जो भी हम भोजन खा रहे हैं उसका जो पाचन होता है शरीर के अंदर, वो यांत्रिक का मतलब होता है मैकेनिकल, और केमिकल का मतलब होता है रासायनिक प्रक्रिया से संपन्न होता है, या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो भोजन का हम पाचन किस प्रोसेस से करते हैं? यांत्रिक यानी मैकेनिकल और रासायनिक प्रोसेस के करते हैं। तो देखिए, जो मैकेनिकल होता है, मैकेनिकल का मतलब होता है जब हम अपने खाने को खाते हैं, हम अपने खाने को खाते हैं और मुंह से चबाते हैं दांतों के द्वारा, तब हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मैकेनिकल बोलते हैं, यानी कि यांत्रिक बोलते हैं। इसमें हमारी ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि जब हम अपने दांतों से खाने को चबाते हैं तो इस प्रोसेस को हम यांत्रिक बोलते हैं, यानी कि मैकेनिकल बोलते हैं। और फिर बाद में क्या होता है, जैसे ही खाना हमारे इंटेस्टाइन यानी पेट के अंदर, आंत के अंदर जब जाता है, तो केमिकल प्रोसेस वहाँ पर होता है, यानी कि वहाँ पर कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा भोजन को तोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा पाचन कंप्लीट होता है। ओके, इतनी बात आप जान चुके हैं। देखिए, यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिख दिया है कि मुख्य में हम क्या करते हैं? मैकेनिकल फूड को तोड़ते हैं, कि भोजन जो होता है उसे मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा तोड़ते हैं।
और अन्य सभी जगह हम किसके द्वारा तोड़ते हैं, केमिकल के द्वारा तोड़ते हैं। यानी जैसे हमारा अमाशय हो गया और छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, वहाँ पर हम क्या करते हैं, किसके द्वारा तोड़ते हैं, रासायनिक क्रिया के द्वारा तोड़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो यहाँ पर हम पाचन देखने वाले हैं, पाचन किस प्रकार से होता है भोजन को, तो वो देखते हैं। सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले कहाँ खाते हैं, सबसे पहले मुंह में रखते हैं। ठीक है, मुंह के अंदर जैसे ही खाना रखते हैं, फिर बाद में हम उसे चबाते हैं मैकेनिकल प्रोसेस की मदद से, यांत्रिक प्रोसेस की मदद से उसे हम चबाते हैं अच्छी तरह से दांतों की मदद से। तो क्या होता है, मुख में क्या होता है, लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो कि क्या करती हैं, लार को स्त्रावित करती हैं। लार जो क्या होती है, जो लार होती है, जो सलाइवा होता है, उसको स्त्रावित करने लगती हैं। जैसे ही भोजन हमारे मुख में जाता है तो कुछ लार ग्रंथियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे मुख में पाई जाती हैं, जो कि लार को स्त्रावित करती हैं, लार को सिक्रीट करती हैं। और लार में कौन सा एंजाइम होता है, लार में अमाइलेज नामक एंजाइम होता है। इसे हम एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसे हम टाइलिन एंजाइम भी बोल सकते हैं। ओके, तो लार में एक एंजाइम होता है अमाइलेज, जिसे हम टाइलिन के नाम से जानते हैं। और ये अमाइलेज जो होता है, अमाइलेज क्या कार्य करता है, जब हमारे भोजन में यदि स्टार्च उपस्थित है, यदि जो भी हम भोजन खा रहे हैं उसमें स्टार्च उपस्थित है, तो स्टार्च को तोड़ देता है किसमें, डेक्स्ट्रीन और माल्टोज के अंदर। ठीक है, तो अमाइलेज जो एंजाइम होता है, जब हम जो खाना खा रहे हैं यदि उसमें स्टार्च है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, तो उसको तोड़ देता है डेक्स्ट्रीन और माल्टोज के अंदर। ओके, तो लगभग 30%, यानी खाने में लगभग 30% शुगर का डाइजेशन जो होता है वो मुख के अंदर हो जाता है, यानी कि माउथ के अंदर हो जाता है। लगभग 30% जो शुगर होती है या कार्बोहाइड्रेट जो होती है, कार्बोहाइड्रेट में कौन, स्टार्च, स्टार्च जो होती है वो लगभग 30% पाचित हो जाती है मुख के अंदर। ओके, और बाकी कहाँ डाइजेस्ट होती है, बाकी इंटेस्टाइन के अंदर और पेट के अंदर डाइजेस्ट होती है। ठीक है, अधिकतर इंटेस्टाइन के अंदर होती है, मैं आगे आपको बता दूंगा किस प्रकार से होती है। और जैसे ही जो हम खाना खा रहे हैं उसमें जैसे ही लार मिक्स हो जाती है, जैसे ही सिलाइवा मिक्स हो जाता है, तब हम उसे क्या बोलने लगते हैं, बोलस बोलने लगते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, हम बोलस बोलने लगते हैं। जब हम खा रहे हैं तो वो लार से मिक्स हो जाएगा हमारे मुख के अंदर, तब हम उसे एक नाम देंगे कि बोलस है ये। ओके, और फिर बोलस जो होता है वो कहाँ चला जाता है, बोलस जाता है ओइसोफेगस में, यानी कि ग्रास नली में प्रवेश करता है। जैसे ही हम अपने खाने को निगलते हैं तो खाना कहाँ जाता है, खाना बोलस बन के ओइसोफेगस के अंदर, यानी कि ग्रास नली के अंदर चला जाता है। ठीक है, कहाँ चला जाता है, ग्रास नली के अंदर चला जाता है। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी बात आप जान चुके हैं। ओइसोफेगस के बाद कहाँ जाता है, यानी कि मुख के बाद खाना कहाँ चला जाता है, ओइसोफेगस, यानी कि ग्रास नली में प्रवेश करता है। और जो ग्रास नली होती है ओइसोफेगस होती है, यहाँ पर हमने ओइसोफेगस का डायग्राम बना दिया है। तो ओइसो जो फेगस होती है, यानी कि ग्रास नली होती है, इस प्रकार की होती है। तो इस ग्रास नली के अंदर, ओइसोफेगस के अंदर, इसे हम इंग्लिश में ओइसोफेगस बोलते हैं, हिंदी में ग्रास नली बोलते हैं। तो ग्रास नली में क्या होता है, कोई भी पाचित एंजाइम या कोई भी पाचन एंजाइम जो होता है वो अनुपस्थित होता है, यानी कि कोई भी पाचन एंजाइम यहाँ पर स्त्रावित नहीं किया जाता है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि पाचित एंजाइम कहाँ स्त्रावित नहीं किया जाता है, तो ओइसोफेगस में स्त्रावित नहीं किया जाता है, यानी कि ग्रास नली में स्त्रावित नहीं किया जाता है। तो मुख में क्या हो गया है, मुख में लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया है। 30% यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया है। कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, स्टार्च है। ठीक है, स्टार्च जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है, उसका यहाँ पर 30% पाचन हो गया है। ठीक है, तो कितना बचा कार्बोहाइड्रेट पाचित होने में, अब यहाँ पर 70% जो कार्बोहाइड्रेट है वो बचा है, वो आगे डाइजेस्ट हो जाएगा। तो 30% मुख में हो गया कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट, जो कि अब कितना बचा, 70% बचा, अब वो आगे डाइजेस्ट होगा। और 100% लिपिड बचा हुआ है, जो कि आगे डाइजेस्ट होगा इंटेस्टाइन के अंदर। 100% प्रोटीन बचा है, वो भी आगे ही डाइजेस्ट किया जाएगा। अब जो यहाँ पर बोलस बन गया है, बोलस कहाँ पर जाएगा, अब जो ओइसोफेगस जो था, यानी कि जो बोलस था वो कहाँ पर पहले गया, ग्रास नली में गया। अब ग्रास नली से कहाँ जाएगा, बोलस जो है वो स्टमक में चला जाएगा। ठीक है, इस ग्रास नली से कहाँ जाएगा, अब जाएगा स्टमक में, यानी कि हमारे अमाशय में, हिंदी में कहे तो पेट में जाएगा। अब तो देखिए, अब अमाशय में क्या होता है,
अब यहाँ पर देखने वाले हैं हम अमाशय के बारे में, यानी कि अपना जो स्टमक होता है, स्टमक के बारे में देखने वाले हैं। खाना जो है वो बोलस बन गया है और बोलस जो है वो स्टमक में आ गया है। ठीक है, स्टमक में आ गया है। अमाशय में ये जो बोलस है वो किस प्रकार से पाचित किया जाएगा उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो देखिए अमाशय क्या होता है, अमाशय में गैस्ट्रिक जूस रिलीज किया जाता है। अमाशय से गैस्ट्रिक जूस रिलीज किया जाता है, यानी कि स्रावित किया जाता है, जिसमें कुछ इनएक्टिव एंजाइम होते हैं और भी कुछ मटेरियल इसके अंदर होता है। इनएक्टिव एंजाइम यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में होते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि गैस्ट्रिक जूस में इनएक्टिव एंजाइम होते हैं। और भी यहाँ पर कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर भी यहाँ पर होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर। और एक कुछ यहाँ पर HCl जो होता है वो भी यहाँ पर पाया जाता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है वो भी गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। किसके कारण अम्लीय होता है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो पाया जाता है, इसीलिए जो गैस्ट्रिक जूस होता है अमाशय का वो अम्लीय होता है। ठीक है, तो क्या होता है इस गैस्ट्रिक जूस में कुछ इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, जैसे कि प्रोपेप्सिन हो गया, प्रोरेनिन हो गया। ठीक है, क्या होता है कुछ इनएक्टिव एंजाइम इसके अंदर होते हैं, यानी कि जो अक्रिय एंजाइम होते हैं, जो हमारे कोई काम के नहीं होते हैं, तो वो यहाँ पर इनएक्टिव एंजाइम पाए जाते हैं और फिर इनको काम में लाने के लिए एक्टिव किया जाता है। किसके द्वारा, HCl के द्वारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव किया जाता है, यानी कि सक्रिय किया जाता है HCl के द्वारा। तो यहाँ पर कौन कौन से इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, जैसे प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन। HCl की मदद से हम प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में बदल देते हैं और प्रोरेनिन को हम HCl की मदद से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मदद से रेनिन में बदल देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस में इनएक्टिव एंजाइम पाए जाते हैं प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन। इनको एक्टिव करने के लिए HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसे चेंज कर देता है एक्टिव एंजाइम में। अब ये एक्टिव जो एंजाइम होते हैं जैसे पेप्सिन और रेनिन, ये क्या कार्य करते हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे ही हम खाने को खाते हैं वो तो बोलस बन जाता है, बोलस अमाशय में आ गया है। अब बोलस जो होता है, बोलस में वहाँ पर प्रोटीन भी होता है बोलस में, ओके। और वहाँ पर क्या होता है, मिल्क प्रोटीन भी होता है, कैसीन। ठीक है, यदि भोजन में आपके यदि मिल्क प्रोटीन है, यदि आपने जो भोजन खाया है यदि उसमें मिल्क प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन मतलब कैसीन, मिल्क प्रोटीन को हम कैसीन के नाम से जानते हैं। यदि आपके भोजन में कैसीन है यानी कि मिल्क प्रोटीन है, तो यहाँ पर जो पेप्सिन एंजाइम होगा, ये वाला पेप्सिन एंजाइम, ये पेप्सिन एंजाइम जो होगा उसे कन्वर्ट कर देगा कैल्शियम पैराकैसिनेट में। यदि आपके भोजन में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ही है तो ये वाला जो रेनिन एंजाइम होता है ये प्रोटीन को पाचन कर देगा, पेप्टोन्स में बदल देगा। यानी कि पेप्टोन्स क्या होता है, प्रोटीन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उसमें चेंज कर देगा। ठीक है, तो क्या होता है इस प्रकार से ये दोनों जो एंजाइम होते हैं जो कि एक्टिव हो जाते हैं रेनिन और पेप्सिन में। तो पेप्सिन क्या करता है, जो कैसीन प्रोटीन होता है जो कि मिल्क प्रोटीन होता है उसको चेंज कर देता है कैल्शियम पैराकैसिनेट में। और जो यहाँ पर रेनिन एंजाइम होता है ये क्या करता है, ये हमारे भोजन में यदि प्रोटीन उपस्थित है यानी कि बोलस में यदि प्रोटीन उपस्थित है उसको रेनिन एंजाइम की मदद से पेप्टोन्स में बदल देता है। और यहाँ पर क्या होता है, जब बोलस जो होता है, बोलस जो बोलस आ गया था अमाशय में, वो बोलस कहाँ पर जाता है, गैस्ट्रिक जूस से मिल जाता है। यानी कि अमाशय से निकलने वाला जो जूस होता है गैस्ट्रिक जूस, उससे मिल जाता है और क्या बना देता है, काइम बना देता है। इसे हम अब क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे। ठीक है, काइम जो कि कैसा होता है, अम्लीय होता है। मैंने पहले ही बता दिया गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो अम्लीय होता है। और जैसे ही बोलस गैस्ट्रिक जूस से मिलता है उससे हम क्या बोलने लगते हैं, काइम बोलने लगते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, प्रोटीन का यहाँ पर थोड़ा सा पाचन हुआ है, तो कार्बोहाइड्रेट मुख में कितना बचा था, 70% बचा था। यहाँ पर भी 70% है, यहाँ पर कोई भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हुआ है। और यहाँ पर प्रोटीन जो है, प्रोटीन का कुछ परसेंटेज जो है यहाँ पर डाइजेशन हुआ है रेनिन एंजाइम की मदद से। ठीक है, किसके अंदर, अमाशय के अंदर कुछ परसेंटेज प्रोटीन का यहाँ पर डाइजेशन हो गया है और पेप्टोन्स में बदल गया
गया है। और यहाँ पर जो लिपिड है, लिपिड यहाँ पर नहीं टूटा है, इसीलिए 100% जो लिपिड है वो अभी टूटने के लिए बचा हुआ है, वो आंत में टूटेगा। ठीक है, उसके बारे में अभी हम आपको बता देंगे। यहाँ पर क्या होता है, ये अमाशय हमने बना दिया छोटा सा, ये अमाशय है जिसे हम स्टमक बोल देते हैं इंग्लिश में। अब अमाशय के बाद क्या आता है, ये छोटी आंत आती है। छोटी आंत का पहला वाला हिस्सा जो होता है उसे हम ड्यूडेनम बोलते हैं। तो यहाँ पर ड्यूडेनम जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, जो कि छोटी आंत का हिस्सा है। ये क्या है, यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये ड्यूडेनम है। और ड्यूडेनम में यहाँ पर दो नलिकाएं आती हैं, एक तो लीवर के अंदर, ये लीवर है, लीवर के अंदर क्या होता है, ये पित्ताशय उपस्थित होता है। पित्ताशय की एक नलिका जो होती है वो ड्यूडेनम में आकर खुलती है। और यहीं पर क्या होता है, ड्यूडेनम में ही क्या होता है, ये अग्नाशय होता है जिसे हम पेनक्रियाज बोलते हैं। यहीं पर अग्नाशय होता है। और क्या होता है, ये स्टमक होता है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो अमाशय है यानी कि जो स्टमक है, स्टमक से क्या हुआ है, स्टमक से जो काइम है, जो हमारा बोलस है वो गैस्ट्रिक जूस से मिल गया है, वो काइम बन गया है। अब ये काइम कहाँ पर जाएगा, इस छोटी आंत यानी कि जो ड्यूडेनम वाला इलाका है, स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटी आंत का जो पहला वाला हिस्सा है जिसे हम ड्यूडेनम बोलते हैं, वहाँ पर जो काइम है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब काम जब यहाँ पर आता है तो क्या होता है उसको देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो आंत होती है उसे हम सबसे पहले जो इंटेस्टाइन को पढ़ने वाले हैं, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन को यहाँ पर देखेंगे। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला वाला इलाका जो होता है उसे हम ड्यूडेनम बोलते हैं। और ड्यूडेनम में क्या होता है, जो पित्ताशय होता है, पित्ताशय की नलिका आकर खुलती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो पित्ताशय उसकी नलिका यहाँ पर खुल रही है, यानी कि गैल ब्लैडर इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जो पेनक्रियाज है वो भी यहाँ पर खुलता है। यहीं पर जो काइम होता है उसका डाइजेशन किया जाता है। अब यहाँ पर जो बाइल, जो गैल ब्लैडर आपका होता है, जो पित्ताशय होता है, उसमें पित्तरस उपस्थित होता है। पित्तरस जो होता है वो दो भागों में बटा हुआ होता है, यानी कि पित्त लवण होता है और एक होता है पित्त लवक। उसको हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। तो पित्त जो लवण होता है, ठीक है, पित्त लवण यहाँ पर दो भागों में बटा हुआ होता है, यानी कि पित्त लवण में दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, वो सिक्रीट होते हैं, जैसे कार्बनिक होता है और कुछ अकार्बनिक लवण होता है। ठीक है, तो जो कार्बनिक पित्त लवण होता है वो क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी वसा का पाइसीकरण करता है। वसा को सिर्फ तोड़ता है, पाचित नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ वसा को तोड़ने का कार्य करता है। और जो यहाँ पर पित्त लवण जो कि एक अकार्बनिक होता है, ये क्या करता है, ये अम्लीय काइम को न्यूट्रलाइज करने का कार्य करता है। यानी कि जो अमाशय से निकला हुआ जो काइम होता है, काइम मतलब जो बोलस है वो गैस्ट्रिक जूस से मिल गया है, उसे हम काइम बोलेंगे। तो काइम जो होता है वो अम्लीय होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने का यानी कि उसको सामान्य करने का कार्य कौन करता है, जो पित्ताशय से निकलने वाला जो पित्त लवण होता है उसमें जो अकार्बनिक वाला भाग होता है वो काइम को न्यूट्रलाइज करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, जो पित्ताशय होता है, एक तो पित्त लवण होता है, पित्त लवण के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। और पित्त लवक होता है जिसमें कुछ कलर होते हैं, कुछ रंग होते हैं, येलो कलर देता है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। और पहले तो यहाँ पर क्या होता है, उसका कोई कार्य नहीं होता, इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पित्त लवक लिख दिया है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं अग्नाशय रस, जिसे हम क्या बोल देते हैं, पेनक्रियाटिक जूस बोल देते हैं। और अग्नाशय रस कहाँ से रिलीज किया जाता है, पेनक्रियाज से रिलीज किया जाता है, यानी कि अग्नाशय से रिलीज किया जाता है। तो अग्नाशय में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है, यानी कि कंप्लीट पाचन एंजाइम यहाँ पर उपस्थित होता है। पेनक्रियाज कैसा होता है, ऐसा होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऐसा होता है। ड्यूडेनम में यहाँ पर ड्यूडेनम के पास होता है, ठीक है, ड्यूडेनम में इसकी नलिका आकर खुलती है, इसकी अग्नाशय की। अग्नाशय में जो भी रस निकलता है उसे हम कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर पूरा पाचन एंजाइम उपस्थित होता है। और यहाँ पर क्या होता है, कुछ इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, उनको एक्टिव यहाँ पर किया जाता है। देखिए, कुछ इनएक्टिव एंजाइम में जैसे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये कुछ एंजाइम यहाँ पर होते हैं, इनको आपको इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा। देखिए, जो ट्रिप्सिनोजन होता है उसको इंट्रोकाइनेज एंजाइम की मदद से क्या करते हैं, एक्टिव कर देते हैं, किसमें, ट्रिप्सिन में। और जो काइमोट्रिप्सिनोजन होता है उसको ट्रिप्सिन एंजाइम की मदद से काइमोट्रिप्सिन में बदल देते हैं। और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइड को ट्रिप्सिन एंजाइम की मदद से कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में बदल देते हैं। और ये अग्नाशय रस के जितने भी एक्टिव एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं, यानी प्रोटीन को पचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन को पचाते हैं।
और यहाँ पर क्या उपस्थित होता है, यहाँ पर लाइपेज भी एंजाइम होता है जो कि लिपिड का पाचन करता है। लिपिड यानी कि जो तेल होता है जिसे हम फैट भी बोल देते हैं, तो उसका पाचन करता है। अमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड का पाचन करता है, ठीक है, जो कि अग्नाशय रस में इतने सारे एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, इनएक्टिव एंजाइम जो कि इस प्रकार से प्रोटीन का पाचन करते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड का यहाँ पर डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पाचन होता है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं पाचन एंजाइम का अवलोकन, यानी कि पाचन एंजाइम को पूरी डिटेल से देखने वाले हैं, कौन सा पाचन एंजाइम किसको पचा रहा है और कहाँ पर पचा रहा है। चलिए तो देखिए यहाँ पर हम देखने वाले हैं मुख्य पाचन एंजाइमों की क्रियाओं का अवलोकन, यानी कि कौन सा पाचन एंजाइम कहाँ पर रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, क्या उत्पाद उसका बन रहा है। चलिए मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। पहले देखिए यहाँ पर एंजाइम लिखे गए हैं, यहाँ पर एंजाइम के नाम लिखे गए हैं और यहाँ पर लिखा गया है क्रिया स्थल। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये वाला क्रिया स्थल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्रिया स्थल लिखा गया है, यानी कि कहाँ पर क्रिया हो रही है, कहाँ पर रिएक्शन हो रही है वो यहाँ पर लिखा गया है। और क्रियाधार यानी कि कौन क्रिया कर रहा है इस रिएक्शन में, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, क्रियाधार लिखा गया है, कौन रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर लिखा गया है। और क्रिया से बनने वाला जो उत्पाद होता है, जो भी प्रोडक्ट होता है, वो यहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए जो लारीय रस यानी कि जो लार ग्रंथ से निकलने वाला एक एंजाइम होता है जिसे हम क्या बोल देते हैं, सिलेवरी अमाइलेज, या इसे टाइलिन के नाम से जानते हैं। तो लार से क्या निकलता है, लारीय रस निकलता है, लार एंजाइम निकलता है जिसे हम सिलेवरी अमाइलेज या टाइलिन के नाम से जानते हैं। और ये जो टाइलिन एंजाइम होता है ये कहाँ पर कार्य करता है, बक्कल कैविटी में कार्य करता है, यानी कि मुख गुहा में कार्य करता है। और क्या होता है, मुख गुहा में ये कार्य करता है। और ये किसका पाचन करता है, यानी कि इसका क्रियाधार कौन है, कौन क्रिया कर रहा है, स्टार्च क्रिया कर रहा है। 30% स्टार्च जो होता है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट भी बोल देते हैं, 30% जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो यहाँ पर पाचन हो जाता है उसका और डाइसैकेराइड बना देता है, यानी कि डाइसैकेराइड जो उत्पाद है वो हमें प्राप्त होता है। स्टार्च जो होता है बक्कल कैविटी में ये रिएक्शन हो रही है, तो स्टार्च जो होता है वो सिलेवरी एमाइलेज यानी कि टाइलिन एंजाइम से टूट जाता है और डाइसैकेराइड बना देता है, जो कि ये क्रिया का उत्पाद होता है, ठीक है। इससे हमें ये प्राप्त होता है। ये क्रिया कहाँ हो रही है, बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा में हो रही है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो अमाशय रस होता है, ये जो कि अमाशय से सिक्रीट होता है। तो अमाशय से कौन सा एंजाइम होता है, देखिए अमाशय में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है पेप्सिन, ठीक है। एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पेप्सिन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी एंजाइम होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो जो पेप्सिन होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो पेप्सिन है ये कहाँ पर पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है, पेट में पाया जाता है। और क्या होता है, यहाँ पर प्रोटीन जो होता है वो पेप्सिन एंजाइम की मदद से टूटकर लार्ज पेप्टाइडेज में टूट जाता है, यानी कि बड़े बड़े प्रोटीन के अणुओं में टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटीन जो होता है वो पेप्सिन एंजाइम की मदद से टूटता है, कहाँ पर, स्टमक में। और लार्ज पेप्टाइड में, लार्ज जो पेप्टाइडेज होता है यानी कि प्रोटीन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल में टूट जाता है। और जो पेनक्रिएटिक जूस होता है यानी कि अग्नाशय रस होता है जो कि पेनक्रियाज से निकलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पेनक्रिएटिक जूस होता है उसमें क्या क्या कौन कौन से एंजाइम होते हैं, जैसे पेनक्रिएटिक अमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज, ये एंजाइम होते हैं जो कि पेनक्रिएटिक जूस से निकलते हैं। और ये पेनक्रिएटिक जो अमाइलेज होता है ये वाला जो एंजाइम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्य करता है और स्टार्च को किस में बदल देता है, डाइसैकेराइड में बदल देता है, ठीक है, डाइसैकेराइड में बदल देता है। तो स्टार्च जो होता है पेनक्रिएटिक अमाइलेज एंजाइम से टूटता है, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और डाइसैकेराइड में उसे तोड़ देता है, किसको, स्टार्च को। और ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्य करता है और प्रोटीन को लार्ज पेप्टाइडेज में तोड़ देता है। और जो यहाँ पर काइमोट्रिप्सिन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्य करता है और प्रोटीन को क्या करता है, लार्ज पेप्टाइडेज में तोड़ देता है। और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्य करता है और क्या करता है, और लार्ज पेप्टाइडेज को किस में बदल देता है, अमाइनो एसिड में बदल देता है। लाइपेज जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्य करता है और क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड को
ट्राइग्लिसराइड को किस में बदल देता है, मोनोग्लिसराइड में बदल देता है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्य करता है और न्यूक्लियेज एंजाइम की मदद से न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा एंजाइम कहाँ पर कार्य करता है और किससे को, और इसका क्रियाधार जो कौन है, यानी कि रिएक्शन किससे हो रही है, और फिर बाद में इसका उत्पाद क्या बन रहा है वो यहाँ पर लिखा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं कि जो यहाँ पर अमाशय से सिक्रीट होने वाला एंजाइम पेप्सिन होता है, प्रोटीन को चेंज कर देता है लार्ज पेप्टाइड में, ये आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पर लार्ज से निकलने वाला जो सिलेबरी एमाइलेज होता है ये स्टार्च को डाइसैकेराइड में तोड़ देता है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर कुछ ये वाले एंजाइम हैं, यदि आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि मैंने बताया नहीं था। तो इसीलिए क्या होता है कि ये आपको याद कर लेने, देख लेने हैं अच्छी तरह से, क्योंकि एमसीक्यू कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो मैंने अभी आपको क्या बता दिया है, पाचन एंजाइमों का अवलोकन करा दिया है, यानी कि कौन कौन से ऐसे पाचन एंजाइम होते हैं, वो किसको पचाते हैं, वो मैंने सारा कुछ बता दिया है आपको। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो इंटेस्टाइनल जूस होता है, जो कि किससे सिक्रीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रीट किया जाता है। कौन सा जूस, इंटेस्टाइनल जूस, यानी कि आंतीय रस, ठीक है, जो कि छोटी आंत से सिक्रीट किया जाता है। यहाँ पर हम वही अंगों को पढ़ेंगे जो कि पाचन से संबंधित है, जो कि खाने को पचाएगा, सिर्फ आपको वही अंगों को पढ़ना है। यहाँ पर हम लार्ज इंटेस्टाइन को नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई कार्य नहीं होता है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इससे इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट किया जाता है। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, इंटेस्टाइनल जूस यानी कि आंतीय रस को हम एक और नाम से जानते हैं, सर्कस एंटेरिकस। सर्कस एंटेरिकस जो होता है इसे हम आंत का रस बोलते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि सर्कस एंटेरिकस जो होता है वो किसका जूस होता है, आंत का जूस होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रीट किया जाता है। आंतों का रस पेट से आने वाले HCl को रोकता है, यानी कि जो आंत से निकलने वाला जो रस होता है, आंत से निकलने वाला कौन सा रस होता है, इंटेस्टाइनल जूस होता है, आंतीय रस होता है, जो कि पेट से निकलने वाला जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है, पेट से निकलता है और उसको रोकने का कार्य करता है। कौन, इंटेस्टाइनल जूस। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो किस किस को पचाता है, क्या क्या पचाता है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो आंतीय रस होता है जो कि छोटी आंत से सिक्रीट किया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रीट किया जाता है। वैसे ही हम पढ़ने वाले हैं अभी मैं, जैसा कि आपको मैंने बताया, यहाँ पर हम जितने सारे जो भी एंजाइम हो सकते हैं वो यहाँ पर एंजाइम लिखेंगे। यहाँ पर हम क्रिया स्थल लिखेंगे कि कहाँ पर क्रिया हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर क्रियाधार लिखेंगे कि कौन जो कंपोनेंट है वो क्रिया कर रहा है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, और क्रिया का जो उत्पाद है वो यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि क्रिया से हमें क्या प्राप्त हुआ है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर जो ट्रिप्सिनोजन होता है जो कि क्रियाधार है, जो कि रिएक्शन करेगा और इंट्रोपेप्टाइडेज एंजाइम की मदद से किस में बदल जाएगा, ट्रिप्सिन में बदल जाएगा। और ये रिएक्शन जो होती है वो कहाँ पर चल रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में चल रही है। अब यहाँ पर जो लार्ज पेप्टाइड्स होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े अमाइनो एसिड के समूह होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अमाइनो पेप्टाइडेज एंजाइम की मदद से इनको तोड़ा जाता है, अमाइनो एसिड में ये टूट जाते हैं। काफ़ी बड़े बड़े ये अमाइनो एसिड के ग्रुप होते हैं, तो उनको तोड़ा जाता है अमाइनो पेप्टाइडेज की मदद से। कहाँ पर, छोटी आंत के अंदर, और अमाइनो एसिड में बदल जाते हैं। ओलिगोपेप्टाइड जो होता है उसको पेप्टाइडेज एंजाइम की मदद से तोड़ते हैं, अमाइनो एसिड में टूट जाता है। डाइसैकेराइड्स बहुत सारे होते हैं, उनको डाइसैकेराइड डेज एंजाइम की मदद से तोड़ा जाता है और मोनोसैकेराइड में बदल जाते हैं। डाइसैकेराइड होते हैं, 2 अणु इसके अंदर होते हैं, उसको तोड़ दिया जाता है एक एक अणु में, इसीलिए हम उसे मोनोसैकेराइड बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स कुछ होते हैं, उनको न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम की मदद से तोड़ देते हैं, न्यूक्लियोसाइड में बदल जाता है। और यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, उनको न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम की मदद से तोड़ दिया जाता है। शुगर्स में बदल जाते हैं, प्यूरिन्स में बदल जाते हैं, कुछ पायरिमिडीन्स में बदल जाते हैं। आपको पता है जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं DNA RNA में, यदि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। न्यूक्लिक एसिड जो होता है
उसमें कुछ नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, प्यूरिन, पिरिमिडीन। तो उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है कि न्यूक्लियोसाइड जो होता है, न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम की मदद से तोड़ता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर शुगर्स में बदल जाता है, शुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है, प्यूरिन से बदल जाता है और कुछ पायरिमिडीन्स में बदल जाता है। और ट्राइग्लिसराइड कुछ होते हैं, यानी कि जो कुछ फैटी एसिड होते हैं, जो लिपिड होते हैं, जिसे हम फैट बोलते हैं। हिंदी में कहें तो तेल जो होता है वो फैट ही होता है, लिपिड ही होता है, जिसे हम ट्राइग्लिसराइड के नाम से जानते हैं। उसको हम लाइपेज एंजाइम की मदद से तोड़ते हैं छोटी आंत के अंदर, और उस किस में बदल जाता है, छोटे छोटे अणु में बदल जाता है। मोनोग्लिसराइड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, फैटी एसिड हो गया, तो इसमें बदल जाता है। तो यदि हम कहें सिंपल भाषा में कि जो लिपिड होता है, जो तेल होता है, जिसे हम फैट के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पर टूटता है, छोटी आंत के अंदर टूटता है। किसकी मदद से, लाइपेज एंजाइम की मदद से टूटता है, इस प्रकार से। ओके, इतनी बात आप जान चुके हैं। यही होता है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, यानी कि मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस के द्वारा यहाँ पर डाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, केमिकल डाइजेशन बोल देते हैं। और मैकेनिकल क्या होता है, मैकेनिकल सिर्फ ये होता है कि हम खाने को मुंह से चबाते हैं, ये मैकेनिकल होता है। और सारा का सारा फिर बाद में केमिकल प्रोसेस होता है, सारी की सारी फिर रिएक्शन ही चलती हैं। तो अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कुछ MCQ, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसी फॉर्म में आपके परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, यही पैटर्न आपका परीक्षा में भी होगा। एक प्रश्न आपको दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको जो सही ऑप्शन लग रहा है उस पर आपको टिक लगाना पड़ेगा और अपनी ओमार शीट में भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसी बेस के ऊपर, उसी पैटर्न के ऊपर यहाँ पर हम प्रश्न को देखने वाले हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी तरह से हो जाए। तो इस टॉपिक से संबंधित जो मैंने अभी आपको टॉपिक बताया, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन किस प्रकार से होता है हमारे भोजन का, मैकेनिकली और केमिकली डाइजेशन होता है, तो उससे संबंधित जो भी MCQ यदि पूछे जाएंगे आपके परीक्षा में, तो यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो MCQ है कि पूरा पाचन रस कहाँ पाया जाता है, पूरा डाइजेस्टिव जूस कहाँ पर पाया जाता है, तो वो कहाँ पर पाया जाता है, अग्नाशयी रस जो होता है वो कैसा होता है, पूरा पाचन रस होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है। मैंने अभी आपको बताया कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो अग्नाशयी रस होता है, यानी कि पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वही कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन नहीं दिए हैं, सीधे डायरेक्ट जो सही आंसर है वो हमने लिख दिया है, ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। अब यहाँ पर दूसरा जो MCQ आता है कि आंत के रस को क्या कहते हैं। आंत से निकलने वाला जो रस होता है उसे हम सकस एंटेरिकस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, सकस एंटेरिकस के नाम से जानते हैं, इसे हम आंत का रस कहते हैं। ठीक है, आंत से निकलने वाला जो रस होता है उसे हम इंटेस्टाइनल जूस भी कहते हैं और सकस एंटेरिकस के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा MCQ है कि लार से निकलने वाला जो एंजाइम होता है वो किसका पाचन करता है। लार से निकलने वाला जो एंजाइम होता है उसे हम टाइलिन कहते हैं, एक और नाम उसे जानते हैं एमाइलेज। ठीक है, तो क्या होता है, वो किसका पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। स्टार्च जो होता है वो एक कार्बोहाइड्रेट होता है। मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो लार होता है, मुंह से जो लार निकलती है, लार में एक अमाइलेज होता है, वो क्या करता है, स्टार्च को डेक्सटीन और माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, लार से निकलने वाला एंजाइम टाइलिन या अमाइलेज होता है और ये स्टार्च का पाचन करता है। मुख में कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। चौथा प्रश्न हमारा है कि मुख में कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो लगभग 30% जो स्टार्च होता है वो पचता है मुख के अंदर। और 5वां प्रश्न है, प्रोपेप्सिन को एक्टिव करने वाला कौन है। प्रोपेप्सिन जो कि किससे निकलता है, अमाशय से निकलता है। देखिए, अमाशय से क्या निकलता है, ये अमाशय से निकलने वाला इनएक्टिव जो एंजाइम होता है प्रोपेप्सिन होता है और प्रोरेनिन होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है जो प्रोपेप्सिन होता है उसको एक्टिव करने वाला कौन होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। तो कौन करता है ये कार्य HCl करता है। HCl क्या करता है, प्रोपेप्सिन को एक्टिव करने का कार्य करता है HCl। और छठा जो MCQ है, सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है। सबसे अधिक पाचन हमारी छोटी आंत में होता है, यानी कि ड्यूडेनम में होता है। तो यहाँ पर जो 7वां प्रश्न है कि वसा का पाइसीकरण किसके द्वारा होता है। वसा का इमल्सिफिकेशन किसके द्वारा होता है। तो मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाते चलता हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंट बना रहे।
तो देखिए वसा का जो पाइसीकरण होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये किसके द्वारा होता है? ये पित्ताशय से निकलने वाला जो पित्त लवण होता है, पित्त लवण में जो कार्बनिक वाला पित्त लवण होता है उसके द्वारा वसा का इमल्सिफिकेशन किया जाता है। इसे हम हिंदी में कहें तो वसा का पाइसीकरण होता है। वसा को ये तोड़ता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल में। ओके, तो देखिए कार्बनिक पित्त लवण से क्या होता है? वसा का पाइसीकरण होता है। 8वां जो प्रश्न है कि लार तथा खाना मिलने से क्या बनता है? लार और खाना मिलने से बोल्स बनता है, मैंने बता दिया था आपको। और 9वां जो प्रश्न है वसा का पाचन कहाँ होता है? वसा का जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर 10वां जो प्रश्न है ट्रिप्सिनोजन जो होता है, छोटी आंत की बात कर रहे हैं, ट्रिप्सिनोजन छोटी आंत में किस एंजाइम से ट्रिप्सिन में बदलता है? ट्रिप्सिनोजन जो होता है वो छोटी आंत में किस एंजाइम से ट्रिप्सिन में बदलता है? तो इंट्रोपेप्टाइडेज एंजाइम होता है, उसकी मदद से ये ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में बदलता है। ये दिन बात आपको याद होनी चाहिए। छोटी आंत में ये बात कर रहे हैं, छोटी आंत की। ओके, और यहाँ पर जो 11वां प्रश्न है कि अमाशय में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम से होता है? अमाशय में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम से होता है? रेनिन एंजाइम की मदद से होता है। देखिए अमाशय जो होता है, देखिए अमाशय जो होता है उसमें जो प्रोरेनिन होता है, ठीक है, अमाशय में जो प्रोरेनिन होता है इनएक्टिव एंजाइम होता है, ये सेल की मदद से रेनिन में बदल जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन का पाचन होता है वो रेनिन एंजाइम की मदद से होता है। देखिए प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का पाचन रेनिन एंजाइम की मदद से होता है और ये प्रोटीन जो होती है पेप्टोन्स में बदल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से 12वां जो प्रश्न है किसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? किसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता? पित्त जो रस जो होता है, पित्त रस, जो पित्ताशय से निकलने वाला जो पित्त रस होता है उसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। और 13वां जो प्रश्न है पाचन एंजाइम कहाँ स्त्रावित नहीं होता है? पाचन एंजाइम कहाँ स्त्रावित नहीं होता है और कहाँ नहीं पाया जाता है, उसकी बात आप ध्यान में रखिए। ये क्वेश्चन कई बार गड़बड़ कर जाता है कि किसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। और पाचन एंजाइम कहाँ नहीं स्त्रावित होता है, तो ग्रास नली में कोई भी पाचन एंजाइम स्त्रावित नहीं होता है, जिसे हम इंग्लिश में ओइसोफेगस कहते हैं। तो कुछ ये एमसीक्यू हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस टॉपिक से संबंधित सारे एमसीक्यू मैंने आपको बता दिए हैं, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि कोई सा भी एमसीक्यू आए तो उसे आप अच्छी तरह से क्लियर कर पाएँ। तो आज की वीडियो में हमने आपको क्या बता दिया है कि मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि हमारा जो भोजन होता है उसको हम मैकेनिकली और केमिकली किस प्रकार से डाइजेस्ट करते हैं वो मैंने पूरा बता दिया है आपको, जिसे हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन कहते हैं। यदि कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।